Hello, good evening, namaskar. Thank you for coming to my channel. आज से करीब 30-35 साल पहले जब मैं अपने फादर को एक पर्टिकुलर फरवरी के महीने के अंत में एक पर्टिकुलर डेट पे एक अलग तरीके का न्यूज़पेपर हाथ में देखता था और वो पूरे दिन उस न्यूज़पेपर को खंगालते थे और उसके बाद अगले दिन वो टीवी खोल के बैठ जाते थे। ये मैं हर साल 7-10 साल ये प्रक्रिया कई कई सालों तक मैंने देखा। जब मैंने देखा तो मैंने अपने फादर से पूछा कि आप ये क्यों करते हो और ये उस दिन का पेपर ये पिंक कलर का क्यों आता है? बाकी दिन के पेपर तो सफ़ेद कलर के आते हैं, उस दिन का पिंक कलर का क्यों आता है? और आप पूरे दिन न्यूज़पेपर में लगे रहते हो, उस दिन कोई काम-धाम नहीं करते हो और उसके अगले दिन टीवी खोल के सामने बैठ जाते हो। और न्यूज़ लगा के बैठ जाते हो। छोटा था, समझ नहीं आती थी, इसलिए प्रश्न पूछा। जब प्रश्न पूछा मैंने, तो उन्होंने बताया कि इस दिन जो है, जिस दिन पिंक पेपर आता है, वो एक स्पेशल पेपर होता है, वो इकोनॉमिक टाइम्स खरीदते थे, जो पिंक कलर का था। मैं पूछता हूँ, इसमें क्या स्पेशल होता है? बोलता है, इसके साथ एक एडिशनल एरिया आता है, जिसमें पूरे देश का इकोनॉमिक सर्वे आता है। और उसके बाद जो है नेक्स्ट डे जो है देश का बजट होता है। जिस दिन पिंक पेपर आता है उस दिन रेलवे बजट होता है और उसके दूसरे दिन जो है आपको देश का बजट होता है। तो मैंने उनसे और कुरेद कर पूछा ये क्वेश्चन, ये देश का बजट क्या होता है, रेलवे बजट क्या होता है? तो उन्होंने मुझे समझाया कि साल भर में रेलवे का जितना खर्चा और ये सारी चीज़ें, कौन सी नई ट्रेनें आएंगी, कौन सी ट्रेनें मतलब बंद कर दी जाएँगी या फिर उसपे कितना खर्चा होगा, उसका सारा लेखा-जोखा जो है, वो रेल बजट में होता है। उसी तरह उसके अगले दिन जो है, जो अ, देश का बजट आता है, उसमें पूरे एक फ़ाइनेंशियल ईयर में, 1 साल में, एक आर्थिक वर्ष में, जितना देश का खर्च होता है, देश में कौन-कौन से नए-नए प्रोजेक्ट लगेंगे, किस चीज़ पे कितनी फंडिंग होगी, वो सारी चीज़ें बताई जाती हैं। साथ में उन्होंने ये भी बताया कि इससे ये पता चलता है कि अगले फ़ाइनेंशियल ईयर में जो है, हमको कितना टैक्स गवर्नमेंट को देना पड़ेगा और कितने टैक्स की बचत होगी या कितने कितने टैक्स का हमें नुकसान होएगा। तो मुझे लगा अच्छा ये तो बहुत बढ़िया है, शुरू में ही पता चल जाता है सारा चीज़। तो फिर मैं धीरे-धीरे इंटरेस्ट लेने लगा उनके साथ, मैं भी उन न्यूज़पेपर को देखने लगा। समझ में तो कुछ भी नहीं आती थी उस समय, लेकिन जैसे-जैसे मैच्योर हुआ, आगे क्लास में गया, इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट लिया, उसको पढ़ा, समझ में आने लगी चीज़ें कि हाँ, बॉस क्या होता है। और बिलीव नहीं करेंगे 1997 ऑनवर्ड्स टिल डेट मैं 2 दिन रिज़र्व रखता हूँ अपने लिए, सिर्फ़ अपने लिए। मैं, मेरा न्यूज़पेपर, टीवी और कुछ नहीं। बाकी सारी दुनिया से मैं तकरीबन कट जाता हूँ, सिर्फ़ नाम मात्र का दुनिया से मेरा संपर्क होता है। सारे दिन मैं क्या करता हूँ, जिस दिन इकोनॉमिक सर्वे आता है, वो इकोनॉमिक सर्वे को मैं खंगालता हूँ, उसको देखता हूँ कि देश की आर्थिक स्थिति कैसी है, देश में क्या चल रहा है, देश में क्या होने वाला है, क्या प्लानिंग है गवर्नमेंट के क्या प्रोजेक्शंस हैं, वो इकोनॉमिक सर्वे से पता चलता है। और फिर उसके बाद जो है अगले दिन बजट आता है। रेलवे बजट तो जब से ये गवर्नमेंट बनी है तब से उन्होंने रेलवे और आर्थिक बजट दोनों को कंबाइन कर दिया है, दोनों को इकट्ठा एक साथ कर दिया है, मर्ज कर दिया है। और देश के जो बजट होती है उसी के साथ-साथ रेलवे बजट भी ये होता है, कोई अलग से रेलवे का बजट नहीं किया जाता, जो कि रेल मिनिस्टर पहले पास्ट में 2014 से पहले किया करते थे। 2014 के बाद से ये परंपरा बन गई कि इकोनॉमिक सर्वे के दूसरे दिन रेल बजट और देश का बजट एक साथ जो है इकट्ठा देश के बजट में आएगा, रेल का कोई अलग से बजट नहीं बनेगा। तब से मैं हमेशा सुनता हूँ, रिलीजियसली सुनता हूँ और हमेशा मुझे अपेक्षा होती है, चूँकि मैं एक अर्निंग मेंबर हूँ और मुझे भी गवर्नमेंट को टैक्स देना होता है, तो मैं ये जानने की कोशिश करता हूँ 2007 ऑनवर्ड्स 2007 ऑनवर्ड्स जो है
ये मैंने रिलीजियसली 2007 नहीं बल्कि 1997 में भी मैं करता था। उस समय तो मैं स्टूडेंट था, लेकिन जानने की इच्छा होती थी, इसलिए इकोनॉमिक सर्वे खंगालता था। और बजट के सामने, बजट में हॉस्टल में उस दिन मैं क्लास करने भी नहीं जाता था, हॉस्टल में बैठ के मैं इकोनॉमिक्स पूरा बजट सुनता था और रेलवे बजट भी सुनता था। तो आप समझ लीजिए तकरीबन तकरीबन 20-30 साल हो चुके हैं जो मैं इस प्रक्रिया को लगातार फॉलो कर रहा हूँ। ये क्यों फॉलो करता हूँ? अच्छा, इस वीडियो में आपको ये मैं क्यों बता रहा हूँ? मैं इसलिए बता रहा हूँ कि देश के सारे लोगों को कम से कम साल में 1 दिन जो है अपने लिए निकाल लेना चाहिए और इस चीज़ को पता करना चाहिए कि देश में चल क्या रहा है। कल भी मैं बैठा, सारे दिन बैठा। परसों मैं सारे दिन न्यूज़पेपर खंगालता रहा और कल मैं बैठा। न्यूज़पेपर जब मैंने इकोनॉमिक टाइम्स उठाकर देखा, उसमें जो इकोनॉमिक सर्वे आया, उससे ही पता चल गया था कि इस बार का बजट जो है, वो पब्लिक फ्रेंडली नहीं होने वाला है। इस बार का बजट कुछ ऐसा आने वाला है जो हो सकता है गवर्नमेंट जो है वो कुछ कड़े स्टेप्स लेंगी। और जो मोस्टली मीडिया के चैनल्स जो थे वो ये कह रहे थे कि 12 लाख के एग्जेम्पशन से बढ़ाकर 15 लाख गवर्नमेंट कर देगी, ये छूट दे देगी, वो छूट दे देगी, मिडिल क्लास को ये राहत मिलेगा, मिडिल क्लास को वो राहत मिलेगा, आपके इतने पैसे बचने वाले हैं, वगैरह वगैरह, ये तोहफा फिनेंस मिनिस्टर देने वाली है। लेकिन मुझे एक दिन पहले से ही पता था एज सच कोई तोहफा मिलने वाला नहीं है। इस उम्मीद के साथ, इस नाउमीदी के साथ कि मिडिल क्लास को कुछ मिलने वाला नहीं है, फिर भी मैं बजट के सामने बैठा, टीवी के सामने बैठा, मैंने पूरी बजट की स्पीच सुनी। आप विश्वास नहीं करेंगे, बजट सुनकर मुझे ऐसा लगा, इस बार का बजट खासकर, मैं इतने दिनों से सुन रहा हूँ, इस गवर्नमेंट की भी बजट सुना हूँ, इस बजट को सुन के मुझे ऐसा लगा कि हम एक गलत हाथों में अपने देश को दे चुके हैं। ये गवर्नमेंट पिछले कितने साल हो गए, 12 साल, शायद ये 10वां बजट है हमारी करंट फिनेंस मिनिस्टर की। आई डोंट नो कितनी है, आप काउंट कर लीजिएगा, लेकिन काफ़ी दिनों से बजट पेश कर रही है। ये 11-12 सालों में देश में क्या करते आए हैं? सिर्फ वादा, 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 वादा। 2014 में आए थे तो हमें इन्होंने एक ख्वाब दिखाया था, अच्छे दिन आने वाले हैं। हमने भी सोचा चलो ठीक है, पिछली गवर्नमेंट से कुछ बढ़िया काम करेंगे। पिछले गवर्नमेंट को तो लोगों ने इसलिए हटाया था, इसलिए हराया था, ये सोच के कि वो अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, इकोनॉमी की हालत खास्ता है, वगैरह वगैरह। 1-2 साल तो मुझे भी लग रहा था कि शायद जो है नया प्राइम मिनिस्टर है, न्यू विजन है, नए एम है, नए तरीके से काम करेगा। सुना था कि उन्होंने अपने राज्य में, जिस राज्य के वो मुख्यमंत्री थे, वो बहुत बढ़िया काम किया था। हमारे उस समय एक लेट अरुण जेटली जो थे, जो काफ़ी अच्छे स्पीकर्स थे, वो फाइनेंस मिनिस्टर थे। तो ऐसा लग रहा था कि भाई देश जो है सुरक्षित हाथों में है, क्योंकि उससे पहले बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट जो थे वो देश के फाइनेंस मिनिस्टर थे। फिर भी ऐसा लग रहा था कि कुछ है। गवर्नमेंट ने बहुत सारे प्रोजेक्ट डाले, कहते हैं मेक इन इंडिया, ये, फिर उसके बाद जो है नए जो है प्रोग्राम बनाए, 100 सिटीज़ के डेवलपमेंट के लिए, स्मार्ट सिटीज़ की बातें हुई, हमें बड़े बड़े सब्ज बाग दिखाई दिए। अब आप मुझे ये बताइए, मेक इन इंडिया कितना सक्सेसफुल रहा है? ये आप खुद देखिए और समझिए और पता कीजिए, आपको खुद पता चल जाएगा। कितने स्मार्ट सिटीज़ बने हैं अभी तक, इसके बारे में भी आप पता कीजिए। आपको पता चल जाएगा कि इस देश में क्या हो रहा है, क्या किया जा रहा है, पिछले 12-13 सालों में क्या हो रहा है। इस बार भी जो बजट आया, वो इस बार भी जो बजट आया, वो इस साल का बजट के बारे में बहुत कम, मतलब मुश्किल से पता ही नहीं चल रहा है कि इस साल में क्या होने वाला है, 2026 में क्या होने वाला है, कहाँ पैसा खर्च होगा, कहाँ से पैसा आएगा,
कौन से प्रोजेक्ट में लगेगा, बड़े-बड़े चीज़ें बता दी गई और सारी एक विज़न डॉक्यूमेंट आपके सामने पेश कर दी गई। वो विज़न डॉक्यूमेंट क्या था कि भई 2046-47 में जब हम आज़ादी के 100 साल पूरा करेंगे, तो हमारा देश ऐसा होगा। आपको एक पुरान भविष्य की सब्ज़ बाग दिखाई जा रही है। दोस्तों, मैं एक चीज़ बताता हूँ, जो लोग सिर्फ़ इतिहास में रहते हैं और सिर्फ़ भविष्य की आपको सब्ज़ बाग दिखाते हैं और वर्तमान में आपको एक लिम्बो में छोड़ देते हैं, वो कभी भी देश का भला या आपका भला नहीं कर सकते हैं। मिडिल क्लास के लिए क्या हुआ, ये चीज़ जो है, मैं आपको थोड़ी देर के लिए पॉज़ करके आपको एक छोटा-सा क्लिप दिखाता हूँ न्यूज़ चैनल का। उस न्यूज़ चैनल को आप देखिए और फिर आपको पता चलेगा कि हमारे मिडिल क्लास के लिए इन्होंने क्या किया है। मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहता, आप उस क्लिप को देखिएगा, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर के रिएक्शन को देखिएगा, आपको पता चल जाएगा मिडिल क्लास को इस बजट से क्या मिला है। रही बात देश को क्या मिला है, वो मैं इस क्लिप के बाद आपको दिखाना। और दूसरा अभी मैं एक शो करके आया हूं, उसमें लोग पूछ रहे थे कि मिडिल क्लास के लिए बजट में क्या है। दोस्तों, देखा आपने, इस छोटे से क्लिप में आपने एक सिंपल से क्वेश्चन को के ऊपर हमारे फाइनेंस मिनिस्टर का रिएक्शन देख के ही पता चल जा गया होगा कि इस बजट में मिडिल क्लास के लिए क्या रखा गया है। अब आप पूछेंगे, क्या मिडिल क्लास ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि मैं इस मिडिल क्लास की चर्चा कर रहा हूँ? क्या लोअर मिडिल क्लास नहीं है? क्या अपर क्लास नहीं है? क्या एफ्लुएंट क्लासेस नहीं है? हैं, डेफिनेटली। लेकिन लोअर मिडिल क्लास के लिए भी क्या है इस बजट में? आप जाके इस बजट को खंगाल लीजिए, आपको पता चल जाएगा। उनको भी बाबा जी का ठुल्लू मिला हुआ है, कुछ नहीं मिला है, नथिंग, ज़ीरो। हेल्थ की बजट को घटाकर कम कर दिया गया है। एजुकेशन की बजट एज यूजुअल जो है वो खत्म हो गई है। हाँ, अगर कुछ अच्छा किया है तो है मिलिट्री बजट, जो कि ज़रूरी भी है। देश की सुरक्षा के लिए मिलिट्री स्ट्रांग होना चाहिए और उसके बजट को बढ़ाया तो शायद किसी को भी, किसी भी देशभक्त को, किसी भी देश से प्यार करने वालों को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर सबसे ज़्यादा इस बजट में आपको दिखेगा, तो आप दिखेगा कि सिर्फ अपर क्लास एंड एफ्लुएंट लोगों के लिए बड़े-बड़े, जिसको लोग कहते हैं 2A's, 2A's मैं अपने वीडियोस में नेम कर देता हूँ, अंबानीज एंड अदानीज। इन 2A's के अलावा या इन 2A's जैसे लोगों के अलावा आपको इस बजट में कुछ नहीं मिलेगा। ये एक बजट अभी तक का, अब मैं कह रहा हूँ इसी गवर्नमेंट के पिछले किए गए कई बजटों के से कंपेयर किया जाए, फॉरगेट अबाउट पास्ट के गवर्नमेंट, पास्ट की गवर्नमेंट की तो हम बात ही नहीं करते, क्योंकि करना भी नहीं चाहिए। दो गवर्नमेंट को, हर एक गवर्नमेंट का एक अपना तरीका होता है काम करने का। मैं इसी गवर्नमेंट के दूसरे बजट की भी बात करता हूँ। कम से कम उसमें ये पता चलता था कि कितना पैसा कहाँ से आएगा और कहाँ जाएगा। कई बार उसमें मिसकैलकुलेशन हो सकते थे, वो सब होता था। लेकिन इस बजट में तो ये बताया ही नहीं गया, पूरी ट्रांसपेरेंसी ही नहीं रखी गई कि पैसा जो है वो आएगा कहाँ से और किधर लगाया जाएगा। आप पूरे बजट को खंगाल लीजिए। मैं बजट की निटी-ग्रिटी में नहीं जाना चाहता हूँ, अगर वो निटी-ग्रिटी में गया तो ये 5 घंटे का वीडियो बनेगा। 5 घंटे में आपको बोर नहीं करना चाहता हूँ। मैं आपसे सिर्फ़ इतना कहना चाहता हूँ कि आप जाकर एक बार बजट के फाइन प्रिंट्स को पढ़िए, फिर आपको पता चलेगा कि ये देश में क्या हो रहा है। इस देश के लोगों को सिर्फ़ एंड सिर्फ़ बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, सिर्फ़ फ्यूचर के सब्ज़ बाग दिखाए जा रहे हैं कि भई
2047 आते आते तक ये वही आएगा। बहुत पहले हमने एक बुक पढ़ी थी और इसको मैंने 2014 में बहुत जोकिंगली बोला था, जब इन्होंने नारा दिया था अच्छे दिन आएंगे। तो मैंने उस बुक का उदाहरण देके अपने दोस्तों को बोला गया था कि ये अच्छे दिन बिल्कुल उसी बुक की तरह है। ये बुक कुछ नहीं थी, एक प्ले थी, एक फ्रेंच प्ले जिसका नाम था वेटिंग फॉर गोडो। मैं उसका नाम यहाँ पे डाल दूंगा, वेटिंग फॉर गोडो। गोडो की स्पेलिंग है GODOT। टी साइलेंट होता है फ्रेंच में, लास्ट वर्ड जो अगर वॉवल नहीं होता है तो साइलेंट होता है, लेकिन इसको वेटिंग फॉर गोडो बोलते हैं। उस प्ले के ज़्यादा डिटेल में तो मैं नहीं जाना चाहूँगा, आप जाके गूगल करके निकाल सकते हो प्ले क्या है। लेकिन मैंने उस प्ले को देखा है। उस पूरा प्ले में दो ही कैरेक्टर हैं। वो पूरे प्ले में एक पर्सन के इंतजार में है जिसका नाम है गोडो। पूरा प्ले खत्म हो जाता है और गोडो नहीं आता है। तो ये जो सब्ज़बाग हमें दिखाए जा रहे हैं, बिल्कुल उस गोडो की तरह हैं, जिसका पूरे समय तक आप 1940 से 2047 तक इंतज़ार करेंगे और आपका गोडो आएगा ही नहीं। मैं आपको आज बोल रहा हूँ, मैं ज़िंदा रहूँ या ना ज़िंदा रहूँ 2047 तक, लेकिन अगर आप रहेंगे तो आप देख लीजिएगा मेरे वीडियो में कितनी दम है। आप मेरे को विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन मैं सिर्फ 2 चीज़ें बताना चाहूँगा। पहली चीज़, कोई भी कोई भी पर्सन आपको ये कहता है कि आप मुझे ये दीजिए, आपको फ्यूचर में ये मिलेगा, और फ्यूचर का मतलब 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल नहीं, एक ऐसे फ्यूचर का जिसको शायद उसको देखने के लिए आप ज़िंदा रहेंगे या नहीं रहेंगे, तो आप समझ लीजिए कि आपको सिर्फ़ एंड सिर्फ़ मूर्ख बनाया जा रहा है। आज एक मिडल क्लास जो है, टैक्स, महँगाई, इन सब चीज़ों में उलझ के इतना रह गया है कि उसकी सेविंग्स जो है वर्चुअली निल हो गई है। मिडिल क्लास कर्ज के अंदर दबा जा रहा है। आपको पता नहीं है कि इस देश में एक ह्यूज नंबर, आप जाके गूगल जाके खंगाल लीजिए, और आरबीआई का डेटा ये कहता है कि ह्यूज नंबर जो है वो लोन लेके अपनी ज़िंदगी काट रहे हैं। मेरी तो बहुत एक्सपेक्टेशन थी जब मैंने इंडिया ईयू का समिट हुआ था, जो मदर ऑफ ऑल डील्स की बात कहते हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद उस डायरेक्शन में गवर्नमेंट कोई एक बजट लाएगी। कोई स्किल्ड, मैंने अपने पिछले वीडियो में स्किल डेवलपमेंट की बात की थी, शायद स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड हमारे कौन से कंट्री से टाई अप होने वाले हैं, क्या होने वाला है, उसके बारे में गवर्नमेंट बात करेगी। गवर्नमेंट ये बात करेगी कि आज जो जॉबलेसनेस है हमारे कंट्री में, आपको जॉब नहीं मिल रहा है, आप बहुत लकी हैं अगर आपके पास एक जॉब है इस समय। तो मैं पिछले 7 सालों से ट्राई कर रहा हूँ कि मुझे एक ढंग का जॉब मिल जाए। मिल रहा है, जॉब मिल रहा है, बहुत एक्सप्लॉयटेटिव जॉब मिल रहा है जो मैं करना नहीं चाहता। उतना तो मैं घर बैठे कमा लेता हूँ, लेकिन मार्केट में जॉब एकदम नहीं है, ना के बराबर है। जिस सेक्टर में है भी, तो वहाँ पे आपको बढ़िया वेजेस नहीं मिल रहा है। यहाँ तक कि आई एम ग्रेजुएट, फॉरगेट अबाउट सिंपल ग्रेजुएट फ्रॉम यूनिवर्सिटी, जो हमारे समय में हुआ करता था। हमारे समय में टू 1997 और 2013 तक, 12 तक जो है, कोई भी अगर पास आउट हुआ होगा अपने कॉलेज से या यूनिवर्सिटी से, उसको कॉलेज में ही प्लेसमेंट मिल गई थी होगी, और हमें भी मिली थी। और हमारे समय तो इतना था कि एक हम जॉब छोड़ते थे, हमारे पास 5 जॉब अवेलेबल हुआ करता था। उस डायरेक्शन में कोई काम नहीं। बजट टोटली साइलेंट रही। बजट ये नहीं बताती कि भाई कहाँ से पैसा आ रहा है और कहाँ जा रहा है, कहाँ पे खर्चा होगा। फ्यूचर में ये करेंगे, फ्यूचर में वो करेंगे, फ्यूचर में ये होने वाला है, 2047 तक इंडिया एक डेवलप्ड नेशन बन जाएगा। बन जाना चाहिए। मैं भी चाहता हूँ कि हमारा देश एक डेवलप्ड नेशन की कैटेगरी में आ जाए। लेकिन क्या हम इस डायरेक्शन में कहीं पे हैं, जा रहे हैं? आंसर इज बिग नो।
मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि वीडियो का लेंथ बहुत ज़्यादा बड़ा होते जा रहा है। मैं इस बजट को देखकर बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट मुझे हुई है। इतना डिसअपॉइंटेड हूँ कि मुझे लगा कि मैंने ये 2 दिन क्यों बर्बाद किए, इकोनॉमिक सर्वे या बजट करके छोड़ दो। अगर अगली बार भी कुछ इसी तरह रहा तो मैं बजट देखना ही बंद कर दूँगा, न्यूज़पेपर पढ़ना ही बंद कर दूँगा। जनरल न्यूज़पेपर तो वैसे भी नहीं मैं पढ़ता क्योंकि उसमें सिर्फ़ नफ़रत और एक-दूसरे के खिलाफ हिंसा के अलावा कुछ नहीं रहता है इन दिनों। लेकिन कम से कम इकोनॉमिक टॉपिक पे, फॉरेन रिलेशंस पे कुछ भी आता है तो मैं बहुत ध्यान से पढ़ता हूँ, बहुत ध्यान से उसके बारे में सोचता हूँ और क्योंकि इकोनॉमिक्स एक ऐसी चीज़ है हम सबको इम्पैक्ट करता है। इस बजट में मेरे लिए तो कुछ भी नहीं है सर। आप जाइए, खंगालिए। अगर आपके लिए कुछ है तो आइए कमेंट का बॉक्स में डालिए, बोलिए कि मैं तो बकवास करता हूँ, आपके लिए इतनी सारी चीज़ें हैं मतलब। प्लीज़ जाइए, ढूँढिए और ढूँढ के निकालिए। अगर वो गोडो आपको मिल जाता है, जिस वेटिंग फॉर गोडो की बात मैंने की है, तो मुझे भी उससे उसकी मुलाकात कराइए। मैं ग्लीफुली उससे मिलना चाहूँगा, बहुत हैपीली मिलना चाहूँगा और मैं कहूँगा, हाँ जी, मैं गलत हूँ, मेरा वीडियो बिल्कुल गलत चीज़ बता रहा है। लेकिन मुझे मालूम है मेरा वीडियो बिल्कुल गलत नहीं बता रहा। ये बजट 2026 का जो फ़ाइनेंशियल बजट है, एक कोरा बकवास है। एक ऐसे फ़ॉल्स प्रॉमिसेस का एक लेखा-जोखा है, जो आपको और हमको सिर्फ़ सब्ज़-बाग दिखाता है और हमारा गोडो तो नहीं आएगा। तो विद दिस, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। आप मेरे वीडियो में आते हैं, मुझे देखते हैं, सुनते हैं, मुझे अच्छा लगता है। इस वीडियो को अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दिखाएँ और बताएँ। मेरे पास बहुत सारे मटीरियल हैं जो कि मैं जोड़ सकता हूँ, बहुत सारी चीज़ें आपको सुना सकता हूँ, बता सकता हूँ। लेकिन मैं आपका इस वीडियो का लेंथ नहीं बड़ा करना चाहता। मैं आपको मेरे वीडियो का मकसद सिर्फ़ ये है, ये बताना कि आप जाइए, आप भी खंगालिए और पता कीजिए कि क्या ये बजट आपके लिए कुछ भी लाया है। अगर कुछ भी लाया है, इनबॉक्स में आइए और मुझे बताइए कि यस, मेरे लिए ये है। अगली अगले वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि एक मिडल क्लास जो है, इस देश को क्या देता है और उसकी क्या इस देश की गवर्नमेंट से एक्सपेक्टेशन होती है कि उसको बदले में क्या मिले। इस वीडियो में मैं सिर्फ़ एंड सिर्फ़ बजट पे क्रिटिक करने आया था, तो मैंने किया। जितना भी लेंथ हुआ होगा प्लीज़ अंत तक देखिए और इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।